नाश मनुष्य पर छाता है, उसका विवेक मर जाता। मोदी जी अब विनाश के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अडानी और अंबानी के बारे में टिप्पणी करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी बताया। टेम्पो से पैसा देखिए ऐसा, हाँ। फिर वो मुस्लिम, उनके दिमाग में मुस्लिम शब्द हला हुआ है। एक मुस्लिम शब्द उनसे कहिए निकाल दो, देश की जनता की बात करो, गरीबों की बात करो। गन्ने का दाम कब से बढ़ा है, कब दिया है? पिछले साल गन्ने का बड़ा दाम नहीं मिला, उससे पहले साल का बढ़े गन्ने। और ये तो छोड़ दीजिए, गन्ना देने के बाद हमारे यहाँ बजाज चीनी मिल तो सालों साल भुगतान नहीं करता है। क्या पहल किया आपने? राम मंदिर का निर्माण कभी पुष्प में नहीं होता। राम मंदिर अगर 2 महीना बाद और होता तो मोदी जी का क्या बिगड़ जाता? मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों थी राम मंदिर का निर्माण उसी डेट? तो चुनाव होना था तो आप अपने स्वार्थ के लिए करोगे। राम मंदिर देश का है, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ थोड़ी ना। राम मंदिर देश का है। राम मंदिर कोई मोदी की कृपा से नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का द पूर्वांचल पोस्ट पे। मेरे साथ एक कांग्रेस के बहुत पुराने नेता बैठे हुए हैं और वो मेरे साथ इसलिए आज बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें बताना है कि कांग्रेस ने जो न्याय पत्र जारी किया है, यानी कि जो उनका मैनिफेस्टो है, उसमें क्या क्या है। पुराने कांग्रेसी नेता होने के कारण उन्हें कांग्रेस के रग रग के बारे में जानकारी है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से जो है लगातार इनकी बातचीत होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। कई बार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जो एक निर्धारण कमेटी होती है जो तमाम चीजों में अपना हस्तक्षेप रखती है, उस कमेटी के सदस्य हैं और लगातार अपनी बातों को मीडिया के सामने मुखरता से रखते आ रहे हैं। मार्कंडेय मिश्रा जी मेरे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर, पहला सवाल यही कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी इस बार कैसे कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे इस बार नैया पार लगा पाएंगे? देखिए, बात आपने बहुत बढ़िया कही है। ये सत्यता है कि ये लड़ाई जो है कांग्रेस के ही वजूद की नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए भी है और देश के संविधान के लिए भी है। ये लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही है, संविधान बचाने के लिए लड़ रही है, गरीबों मजलूमों के लिए लड़ रही है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है, खुद के लिए तो लड़ ही रही है। खुद तो उनको इतना राहुल जी को लड़ना पड़ा है, जो बेमिसाल लड़ाई है उन्होंने। सिंगल पर्सन ऐसा व्यक्ति है पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बोलता रहा। नरेंद्र मोदी से याद है, अभी उन्होंने कह दिया कि अंबानी अंडानी ने जो है उन्हें टेम्पो भर भर के पैसा भिजवाया कांग्रेस कमेटी को और कांग्रेस पार्टी को या उनके सहयोगी दलों को। कितनी सच्चाई और क्या समझते हैं आप इस बयान से? देखिए, आप हमसे बेहतर जानते हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, नाश मनुष्य पर छाता है, उसका विवेक मर जाता है। मोदी जी अब विनाश के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अडानी और अंबानी के बारे में टिप्पणी करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो भी बताया। टेम्पो से पैसा भेजना, टेम्पो से क्या कभी आप बताइए टेम्पो से पैसा भेजा जाता है? बोरे में टेम्पो में ही तो रखा गया। लेकिन वो पैसा तो राहुल जी ने सीधे जवाब तो दे दिया कि मोदी जी डरिए नहीं, आप जांच करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं भी उनको चुनौती देता हूं, इसकी जांच सीबीआई से करा ले। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं जांच करा लेते? सीबीआई जांच कर ले कि पैसा मेरे पास आया, पैसा उनके पास गया, पैसा कहाँ गया, सीबीआई जांच करे। दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। वो तो कहते हैं काला धन खत्म कर दिया, फिर नरेंद्र मोदी खुद कहने लगे कि काला धन ही जो है अडानी और अंबानी ने उन्हें भेजा है। तो क्या लगता है कि मोदी जी किस तरफ चल रहे हैं? इसका मतलब मोदी जी ये मान रहे हैं कि अडानी और अंबानी के पास जो धन है वो काला धन है, तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो उन्होंने खुद कह दिया, ये मान लिया ना कि काला धन अडानी अंबानी के पास है। तब जब काला धन अडानी और अंबानी के पास है, कार्रवाई कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। भारत सरकार को लीड कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। उनको कार्रवाई करने में वो डरते क्यों हैं? कहीं फंस तो नहीं रहे हैं? क्यों डर है मोदी जी? राहुल गांधी तो लगातार इस बारे में हमलावर रहे कि जो है जो अंबानी हैं और जो अडानी हैं वो लगातार मोदी जी के फ्रेंड्स रहे हैं और वो उनके हवाई जहाज में घूमते थे, तमाम चीजें वो फोटो दिखाते हैं संसद में। खैर, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, लेकिन तमाम चीजें होती हैं। क्या लगता है कि ये बयान देके खुद मोदी जी तो नहीं फंस गए? देखिए, मैंने आपको बहुत बढ़िया लाइन दिया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है,
उसका विवेक मर जाता है। मोदी जी अब पतन की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर उनका दिमाग काम करता तो अपने मित्र को ये ना कहते कि इनके पास काला धन है। कोई ऐसा कहता है? आज तक किसी ने कहा है? जिसकी मोदी जी आज तक मदद करते। और जो बात अभी आपने कहा जहाज वाली, ये सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, अडानी के जहाज से 10 बजे उड़ते थे, शाम 5 बजे जो है अहमदाबाद पहुंच जाते थे। तो अडानी ने भर्ती लगाया, उन्होंने उन्हें लाभ कमाया। अब वो धन काला है, वो धन गोरा है, मोदी जी से बेहतर कौन जानता है? मोदी जी को इस मामले पर थोड़ा खुलकर बोलना चाहिए और प्रेस से बात करनी चाहिए कि ये धन काला है तो कैसे है और गोरा है तो कैसे है, और काला धन है तो मैं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी मोदी जी को चैलेंज कर देते हैं कि जो है आप आइए मुझसे बहस कर लीजिए किसी मुद्दे पे, मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी शायद एक कोई आदेश दिया है कि उसमें कहा है कि अगर नेता चाहें तो उसमें खुली बहस कर सकते हैं। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है और ये देश के लिए भी अच्छी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो पहल है बहस के लिए, राहुल जी ने तुरंत कह दिया कि मैं बहस के लिए तैयार हूं। मोदी जी क्यों नहीं कहते कि डेट फिक्स करे, बहस हो जाए। इस समय लोकतंत्र का बड़ा पर्व चल रहा है पूरे देश में, सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब राहुल जी बहस करने के लिए तैयार हैं तो मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? उनको आगे आना चाहिए। मोदी जी आगे आ क्यों नहीं रहे हैं, ये नहीं समझ में आता है। मोदी जी फंस गए हैं। मोदी जी फंस चुके हैं। अब कैसे, जरा समझाइए। देखिए, हाँ। जब व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो ये नहीं सोचता है कि आगे भी कोई गड्ढा है हमारे लिए। वो इतना गड्ढा खोद चुके हैं कि उसी गड्ढे में लगातार गिरते जा रहे हैं। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी पूरे चुनाव बीत रहे हैं, अब चौथा राउंड होने वाला है। क्या मोदी जी ने अपने काम पर एक भी वोट मांगा? प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, तमाम काम क्या बता तो तमाम काम गिनवाते हैं, कहते हैं हमने धारा 370 खत्म की, राम मंदिर बनवाया, कृष्ण मंदिर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो है तमाम सड़कों का जाल बिछाया गया, तमाम एक्सप्रेस हाईवेज बने, इस तरह के तमाम काम गिनवाते हैं वो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया उस मास में जबकि पूरे देश में सारे शंकराचार्यों ने उसका निषेध किया, देश के संतों ने उसका निषेध किया। राम मंदिर का निर्माण कभी पूछ में नहीं होता। राम मंदिर अगर 2 महीना बाद और होता तो मोदी जी का क्या बिगड़ जाता? मोदी जी को इतनी जल्दी क्यों थी राम मंदिर का निर्माण उसी डेट को हो? चुनाव होना था ना देश में, तो चुनाव होना था तो आप अपने स्वार्थ के लिए करोगे? राम मंदिर देश का है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कुछ थोड़ी ना। राम मंदिर देश का है। राम मंदिर कोई मोदी की कृपा से नहीं बना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बना है। अगर मोदी जी सोचते मेरे कृपा से बना है या भाजपा लोग सोचते हैं तो ये उनकी सोच गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मोदी जी आतुर हो जाते हैं। मोदी जी अपने अलावा कैमरा किसी तरफ नहीं जाने देते। अडवाणी जी वहां आ जाते, महामहिम राष्ट्रपति वहां आ जाते, क्या बुरा हो जाता? मान लीजिए ठीक है, आप उसका लाभ भी लेना चाहते हैं, आपके पार्टी के और लोग आते, ऐसा क्या दिक्कत थी कि वो लोग ना आए और सिर्फ आप ही रहे? मोदी जी ने तो राहुल गांधी को भी राम मंदिर ट्रस्ट ने जो है न्योता भिजवाया, उनकी मां सोनिया गांधी को भी भिजवाया, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी भिजवाया, तो वो लोग तो नहीं गए। वो ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्योता भेजा। ठीक है, हम नहीं गए। चारों शंकराचार्य भी तो नहीं गए। शंकराचार्य की तो अलग बात है, आपको तो राजनीति करनी है भाई। नहीं, राम जो है मोदी जी के ही थोड़ी ना है। राम को तो आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, वो भी मानते होंगे, वो भी मानते होंगे। इसीलिए गलत समय पर प्राण, अगर ये प्राण प्रतिष्ठा उचित समय पर होती, सभी संत आते, देश के सारे नेता आते। मोदी जी ने इसे इंडिविजुअल प्राण प्रतिष्ठा बना लिया, इसलिए लोग नहीं गए। राम को कौन नहीं मानता है? और राम का विरोध कौन करेगा? राम को इग्नोर कौन करेगा इस देश पे? राम की तो जो सत्ता है संपूर्ण सृष्टि पर है, कोई राम किसी के व्यक्तिगत हैं? लोग गलत फहमी में अपना माने तो उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। जो उन्होंने राम को इंडिविजुअल मान करके कार्यक्रम कराया, आप नहीं जानते कि चंपत राय जी उसके कार्यक्रम के अगुवाधर्ता थे? चंपत राय ने कितना माल लेकर के चंपत हुए ये भी आप जानते होंगे। नहीं, वो तो आज भी काम कर रहे हैं भाई। माल कितना खाए चंपत राय जी आप नहीं जानते हैं? पैसा उन्होंने इस तरह से कहीं, वो आप जानते हैं, सारा देश जानता है। तो जब वहां सब एक कहीं छेदी लाल है, कहीं सुराखी लाल है, यही लोग वो काम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम काम तो शुद्ध करना चाहिए।
अगर चारों शंकराचार्यों से, अच्छे संत महात्माओं से, विद्वानों से बात करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती, सारे लोग सम्मिलित होते, राष्ट्र का कार्यक्रम था, समस्त हिंदू समुदाय का कार्यक्रम था, राम को मानने वाले सारे लोगों का कार्यक्रम था। आप व्यक्तिगत क्यों बना रहे हो भाई? नहीं, अल्लामा इकबाल का तो मुझे एक शेर याद आता है कि राम को कहते हैं इमाम हिंद, हिंदुस्तान को उनके है वजूद पे नाज, इसलिए राम को कहते हैं इमाम हिंद। देखिए, राम तो सबके हैं, राम इस देश की संस्कृति है, और आप कांग्रेस वाले लोग जो है इस देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। भाजपा वाले तो यही कहते हैं। कभी नहीं, ताला हमने खुलवाया, लड़ाई हमने लड़ी। आपके वकील जो है कपिल सिब्बल हुआ करते, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत सरकार ये एफिडेविट देती है कि राम की जो है वजूद नहीं है कोई। देखिए, कोर्ट में क्या कहा जाता है उसकी बात छोड़िए, आप पब्लिक प्लेस पर आइए। शिलान्यास मैंने करवाया, राजीव जी ने करवाया। अरे सर, लीगल कोर्ट होता है या पब्लिक प्लेस होता है? देखिए, पब्लिक प्लेस लीगल होता है, लोकतंत्र में पब्लिक प्लेस के ज्यादा महत्व होता है। कपिल सिब्बल जी ने किन परिस्थितियों में क्या कहा उसको मैं बहुत ज्यादा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप खुद बड़े वकील रहे हैं। हम हैं, हम मानते, इसीलिए तो हम मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं, और इसीलिए मुझे खुद कष्ट है। हमारा परिवार इस प्रक्रिया में सम्मिलित रहा है। आपके उतरौला क्षेत्र में कम से कम 10 मंदिर होंगे जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हमारे परिवार ने कराया है। उतरौला के फक्कड़ बाबा का प्राण प्रतिष्ठा हमारे परिवार की देन है। दोखरनाथ मंदिर में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे परिवार की देन है। प्राण प्रतिष्ठा महोदय एक पुस्तक है, बनारस के बेणी प्रसाद शर्मा की एक बड़ी अच्छी पुस्तक है वो। तो ऐसा है, विद्वानों ने प्रत्येक दिशा में दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मोदी जी राम की प्राण प्रतिष्ठा कराते, सारे के सारे। अच्छा, फिर मकान बना नहीं, आपने मूर्ति रख दी। शिखर स्नान होता है, शिखर स्नान जब बन जाता है तो शिखर पर 100 घड़े से शिखर को नहलाकर नीचे फेंका जाता है, और जब 80 घड़े से ऊपर का घड़ा बचता है तो प्राण प्रतिष्ठा मानी जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ कोई कार्यक्रम में नहीं हुआ। उनको सिर्फ वो खोला गया और कुल 84 सेकंड के मुहूर्त में, जिसमें एक संकल्प भी नहीं पढ़ा जा सकता, एक संकल्प भी, और राम को प्रतिष्ठित कर दिया गया। चलिए, राम की तो बहुत बात हो गई, अब आपके काम की बात करते हैं, जनता के काम की बात करते हैं। आप लोगों ने न्याय पत्र जारी किया, सब लोग जो है घोषणा पत्र जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, न्याय पत्र क्या चीज है? हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस देश में गांधी के बाद चल करके जन समस्याओं को जानने के लिए अगर किसी व्यक्ति ने पहल की है तो राहुल गांधी ने की है। मैं राहुल गांधी को साधुवाद देता हूं, मैं उनसे कई बार मिला हूं। वो व्यक्ति चाहता है कि हम आपसे मिल करके आपकी समस्या को जानें। अगर हम समस्या नहीं जानेंगे फिर हम निराकरण नहीं कर पाएंगे, और उसने जानने की कोशिश की है, और जानने के बाद फिर इस घोषणा पत्र को उस व्यक्ति ने बनाया है। अब आप ये बताइए, मोदी जी के ऊपर इससे बड़ा कुठाराघात क्या हो सकता है कि वो हिंदुस्तान के 22 लोगों को अरबपति बनाए हैं, वो कह रहा है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को मैं लखपति बनाऊंगा। उन गरीब महिलाओं को जिनको आवश्यकता है उनके खाते में 1 लाख रुपया जाएगा। छात्रों को, नौजवानों को, हमारा जो घोषणा पत्र सबके लिए है, हम सभी को देते हैं। किसान, अब आप किसान की बात कीजिए, मोदी जी ने किसानों पर डंडे चलवाए, मोदी जी ने किसानों को बंद कराए, पिटाए, आतंकवादी तक कहा। किसानों की लड़ाई के सामने झुककर कानून वापस भी लिया, लेकिन एनएसपी देने में, निर्धारित मूल्य देने में उनको दिक्कत क्यों थी? आप हमारा मूल्य दे देते। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि उन्होंने कई बार जो है एमएसपी को बढ़ाने का काम किया, और जो पहले 3-4 फसलों तक सीमित थी, गेहूं, धान और इस तरह की फसलों तक सीमित थी, गन्ने तक को उसमें लाया गया है। तो ऐसे आप कैसे नकार? आपने बहुत बढ़िया बात कही है, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप पता कर लीजिए चीनी मिलों ने गन्ने का दाम कब से बढ़ाया है, कब दिया है। पिछले साल गन्ने का बड़ा दाम नहीं मिला, उससे पहले साल का बढ़े गन्ने। और ये तो छोड़ दीजिए, गन्ना देने के बाद हमारे यहाँ बजाज चीनी मिल तो सालों साल भुगतान नहीं करता है। क्या पहल किया आपने?
नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि हमने चीनी मिलों, और योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ आते हैं या प्रदेश में कहीं बोल रहे होते हैं तो कहते हैं हमने चीनी मिलों में इतनी पारदर्शी व्यवस्था बनाई है कि जो है इधर किसान ने गन्ना तोला है, उधर 1 हफ्ते के भीतर उसके खाते में रुपया चला गया। आप ये बताइए, लगता है आपके पास खेत उतना ही है। हमारे पास कम से कम जितना लोग जोतते हैं उसका दूना खेत है। हमारे एक एक नाम पर 12.5 एकड़ जमीन है। हम कृषि बढ़िया करते हैं। इसके बावजूद भी आप जानते हैं कि मोदी जी से ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ? किसी का नाम बताइए जो इनसे ज्यादा झूठ बोलता हो। एक झूठ बोलने के बाद फिर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ झूठ। इनके पास हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, ये आपका ये छीन लेंगे, ये आपका वो छीन लेंगे, ये आपका वो छीन लेंगे। खाला जी का घर है, छीन लेंगे क्या मोदी जी? मोदी जी सुनिए, मोदी जी जैसे इतना ही बुरा काम कर रहे थे तो 5 साल बाद उन्हें जनता हटा देती। फिर आपको क्यों हटा दिया जनता, उन्हें क्यों ले आई फिर 5 साल बाद? 10 साल उन्होंने शासन किया ना। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आपने ये भी देखा होगा, आपके समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से 100 ईवीएम वहां पर है, 50 ईवीएम वहां पर है, वहां का कलेक्टर ईवीएम लिए भागा जा रहा है। अरे भाई, तो आप हिमाचल कैसे जीत जाते हैं? आप जो है तेलंगाना कैसे जीत जाते हैं? सुनिए, राष्ट्रीय लेवल बात कीजिए। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में क्या हुआ था? पिछले चुनाव में यही हुआ था कि फिर पिछले चुनाव में क्या हुआ था? बनारस का आप देखे ईवीएम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का देखा आपने ईवीएम। कहीं घोर पर नजर ईवीएम आता है, कहीं कहीं नजर आता है। आखिर इतनी भ्रष्टाचार क्यों है? मतलब आप लोग जीत जाइए तो जो है ईवीएम सही है, हम लोग जीत जाए तो ईवीएम गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब भाजपा जीत जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, बहुत सीधे तरीके से आप बताइए, आप ये नहीं मानते हैं कि कितना झूठ वो लोग बोल रहे हैं? मैं हम क्यों मानेंगे, वो तो जनता मानेगी। जनता पत्रकार हूँ, अपना काम कर सकता हूँ। अच्छा, आप अपना आपने कभी पूछा उनसे कि आप मुद्दे पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? हम लोग तो पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, उनके नेता भाग जाते हैं। एक मिनट सुन लीजिए, क्यों भाग जाए? उनसे आप ये बात क्यों नहीं करते हैं? किसी लोगों से पूछिए, आप किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से पूछिए, किसी एमएलए से पूछिए, किसी एमपी से पूछिए कि आप 10 साल माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके पास एक भी काम नहीं है कि बता दे इस पर हमको वोट दे दो। 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, वही मुसलमान, यही मुसलमान, ये मुसलमान, मुसलमान हिंदू के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही कि हमने घोषणाएं उनकी बहुत हैं। आप यहाँ मेडिकल, एक बात आप बता दीजिए, मेडिकल कॉलेज आपके जिले में बन गया, यूनिवर्सिटी बन रही है, ये सब काम ही तो है। कहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया भैया? अरे मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा है, वो शुरू होने वाला है, बस जैसे मतलब चुनाव खत्म हो बस शुरू हो जाए, तो ये भाजपा के लोगों का कहना है। ऐसा है, जब शुरू हो जाएगा हम भी मान लेंगे। जब शुरू हो जाएगा हम भी मान लेंगे कि भैया शुरू हो गया। हम भाई मेडिकल कॉलेज बन जाए, हमें क्या नुकसान है उससे? हम तो चाहते हैं मेडिकल कॉलेज बन जाए और बेहतर से बेहतर। ये अटल बिहारी की कॉन्स्टिट्यूंसी ने तो और बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए था। आपके उतरौला क्षेत्र में श्रावस्ती से लेके बहराइच से लेके और खलीलाबाद तक एक नई रेल लाइन बन रही है। इस समय जमीन की नपाई का काम चल रहा है और 2, 4, 6, 10 दिन में उसका बैनामा शुरू हो जाएगा। ये सब काम ही तो है। ये किसने किया था? किसने किया था? कब हुआ था? ये दद्दन मिश्रा ने किया था। वो कहते हैं दद्दन मिश्रा ने किया था, राम शिरोमणि वर्मा कहते हैं उन्होंने किया था। तो पहले लोग तय कर ले किसने किया है। हाँ। पहले तय कर ले लोग किसने किया है। चंद्रभाल तिवारी जब थे तभी लाइन ये हो चुकी थी सर्वे। आप कभी भी उनसे पता कर ले। चंद्रभाल तिवारी को एमपी रहे 35 साल, वो हो गया, लेकिन लाइन सर्वे हुई थी। लाइन सर्वे हुई थी, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। पत्थर गड़े थे। ये बात अलग है कि जमीन की खरीद फरोख्त नहीं हो पाई थी। क्या कारण था ये ज्यादा विस्तार से तिवारी बता सकते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा नहीं है, अच्छा काम है, ये काम अच्छा काम है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। हो जाए जितना जल्दी हो जाए। बेनी बाबू थे तब भी लगे हुए थे। अभी मानते हैं ना कि काम कर रही है। अच्छा नहीं, कोई काम नहीं, इस तरीके के काम वो करें तो इस पर वोट क्यों नहीं मांगते? कहिए ना कि मैं ये ला रहा हूं, इस पर वोट दो। नहीं, उनके आप वोट मांगेंगे सिर्फ राम पर, आप वोट मांगेंगे कृष्ण पर,
आप वोट मांग, अब आप फिर किस पे वोट मांग रहे हैं? आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। आपको जिस कांग्रेस की 40-40 सीटें हुआ करती है, सुन तो लीजिए, जिस जिस कांग्रेस की 40-40 सीटें हुआ करती थी, अब उसे 17 सीटों में समेट दिया गया है और आप एक भी सीटें जीत नहीं पाते। कैसे आप कह रहे हैं? आप किस बात पे वोट मांग रहे हैं कि जनता आपकी बात को नहीं समझ पा रही है? हम जो वोट मांग रहे हैं अपने काम पर, हम्म, हमने जो अपना ये मैनिफेस्टो दिया है, मोदी जी अपने मैनिफेस्टो पर वोट मांगे। मोदी जी, योगी जी कहीं मैनिफेस्टो पर वोट मांग रहे हैं? मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि मैं महिला को, अभी आज राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि मैं हर उस महिला को जिसका चयन करेंगे, हर बेरोजगार को 1 लाख दूंगा, किसानों के लिए हम जो है कर्जा माफ करेंगे। हम सीधे कहते हैं। ये बातें जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये पहुंच रही है सर, ये बातें पहुंच रही हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं, टीवी पर हमारे लोग बोल रहे हैं, चैनल पर हमारे लोग बोल रहे हैं। हम किसानों का आज जैसे सत्ता में आए हमने संपूर्ण कर्जा माफ किया था, फिर जैसे सत्ता में आए सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक आयोग, पहली बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए आयोग बनेगी, और वो आयोग एक दिन काम नहीं करेगी, वो कंटिन्यू किसानों के लिए काम करेगी। हमें एमएसपी देंगे। किसान आयोग की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। किया, कर दे, बना देते, चुनाव पहले बना देते, क्यों नहीं बनाया? चुनाव के पहले वो बना सकते थे, किसान आयोग बना देते, झगड़ा काहे का था? एमएसपी दे देते, जो निर्धारित मूल्य है गेहूं का वो आप दे देते, काहे का झगड़ा था भैया किसानों का आपसे? मोदी जी तो आपके मैनिफेस्टो पे ये जो आप दिखा रहे हैं डेटा, इसी पे सवाल उठा देते हैं, कहते हैं ये जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो आप उठा के ले आए हैं। देखिए ऐसा, हाँ, फिर वो मुस्लिम, उनके दिमाग में मुस्लिम शब्द हला हुआ है, एक कीड़ा है। मुस्लिम शब्द उनसे कहिए निकाल दो, देश की जनता की बात करो, गरीबों की बात करो, मजलूमों की बात करो, मजदूरों की बात करो, क्योंकि यहां जब तक हम गरीब के आंसू नहीं पहुंचेंगे, हम शासन के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग जातिगत जनगणना की बात कहते हैं, वो कहते हैं मेरे लिए 4 जातियां हैं, युवा, गरीब, महिला और किसान। हमारे लिए 5 जातियां हैं, ये देख लीजिए मैनिफेस्टो में। हम जाति नहीं दे रहे हैं, हम युवा की बात। क्यों जातिगत जनगणना में? सुनिए, जात का जनगणना की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उन लोगों को जिनको अभी सत्ता का थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला, जिनको ये बनवासी बता रहे हैं, जिनको ये बनवासी बताए, तमाम ऐसे लोग हैं भी। आप जाएंगे, आप तो भाई बेहतर जानते हैं, और एक अच्छे परिवार के रहे हैं। बहुत पहले जब सोनिया गांधी उड़ीसा गई थी और किसी ने 1 कप चाय पी के फेंका, बच्चे दौड़ पड़े, उन्होंने पूछा क्या बात है, कि भूखमरी इतनी है मैडम। और सोनिया गांधी बीमारी की हालत में खाद्यान्न योजना के को पास कराया कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी तो कह रहे कि अन्न मैं दे रहा हूं। नहीं, वो तो दे रहा है 85 करोड़ लोगों तो हो कह रहे ना, पास किसने किया? ये खाद्यान्न कौन लाया? वो तो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है, उसके लिए डीएम जैसे अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है यूपीए सरकार में, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ, तो बताइए, हमने जो जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि गरीबों तक, मजलूमों तक जाना पड़ेगा, उनके आंसू पोंछने पड़ेंगे, ये काम मोदी जी नहीं कर सकते। वो आंसू पोंछ रहे हैं, वो आंसू सिर्फ अडानी के, अंबानी के पोंछ सकते हैं, किसी दूसरे पूंजीपति का नाम भी नहीं। भाई वो आरोप लगा रहे हैं आप पे, आप कह रहे हैं उनका आंसू पोंछने का आदमी है भैया। वो जांच करा लेना, हम तो कह रहे जांच करा लो। आज आप प्रधानमंत्री जांच करा लो, सत्ता में हो क्यों नहीं जांच करा लेते? आप सत्ता में जांच कराओ, क्या दिक्कत है जांच कराने में? दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हो उसकी आप जांच करा लो। हम तो भी सत्ता में भी नहीं है, हम तो कह रहे हैं आएंगे, हम करेंगे, क्योंकि मैंने किया है, कर्जा माफ किया है तो सबका किया है। हाँ, वो चाहे जैसा किसान रहो। आपने किया है तो 2 एकड़ वाला, 1 एकड़ वाला, आधा एकड़ वाला, बैंक में जाके आप पता कर लीजिए। कर्जा मैंने माफ किया, क्या माफ किया भैया? बैंक का जो नहीं, किसान का जब आम नहीं हुआ तो आप कौन सा कर्जा माफ किया, किसके लिए माफ किए? पता चला जो आधा एकड़ है उसका माफ किया। गठबंधन का फायदा इस बार आप लोगों को मिल पाएगा? सराहना मिलेगा, सराहना मिलेगा। आप बलरामपुर में देख रहे हो, देखिए ये जो पॉलिसी राहुल गांधी ने बनाई,
कि फेस टू फेस चुनाव हो, सिंगल पर्सन चुनाव हो। क्या आपको बलरामपुर में नहीं दिखाई पड़ रहा है? हम तो आपसे कहें, आप देखिए कैसरगंज में देखिए, सबसे मजबूत सीट जो गोंडा की थी उसको देखिए, सबसे मजबूत सीट थी गोंडा की, उसको आप देखिए गठबंधन के नाते। आप देखिए बलरामपुर सदर देख लीजिए, कैसरगंज देख लीजिए, अपने ही मंडल में आप देख लीजिए। सड़क पर कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही है? राहुल गांधी की यात्राओं तक क्यों सिमटी हुई है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो दिखाई तो नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती। तमाम ऐसी चीजें होती हैं कि दिखाई, जैसे पर्दे के पीछे कुछ और होता है, पर्दे के बाहर कुछ और होता है। जो यहाँ सीट मिली हुई है वो हमारे सहयोगी दलों को मिली हुई है। सहयोगी दलों के अपेक्षाओं के अनुरूप, सुनिए, ही सहयोग। अब जैसे मैं एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, राम श्रोमण वर्मा को चाहिए था, ये हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे दल के समर्थित कैंडिडेट हैं, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट हैं। हमारे दल के जो जिम्मेदार नेता हैं, चाहे आदरणीय मंगलदेव सिंह जी हो, आदरणीय चंद्रभाल तिवारी जी हो, बाबू शिवराम सिंह हो, शफीक अख्तर हो, जो भी हमारे दल के बलरामपुर जनपद के जिम्मेदार नेता हैं, उनसे पहले इनको मिलना चाहिए था। जो कह रहे हैं हमने सबसे मुलाकात की, गलत बात कह रहे हैं वो। मैं ये आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं उनको, और इसका उनको नुकसान भी हो सकता है। सीधी बात मैं कह रहा हूं, जैसे जब हमारे आपके अंदर एकता होनी नहीं होगी, हमारे आपके अंदर एक मुद्दे पर संघर्ष नहीं होगा। भाजपा वालों को आपने बड़ा चांस दे दिया। हमने चांस किसी को नहीं दिया है। देखिए, हम तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो भाई गठबंधन के आधार पर लड़ाई है। गठबंधन का जो कैंडिडेट है उसको मुझे सपोर्ट करना है, लेकिन पहल उसको भी करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर वो पहल नहीं करेगा तो नुकसान उसका होगा। तो इस तरह से आप लोग चाहते हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार जीते और एक बार यूपीए सत्ता में आए, यानी कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आए? मैं 100% चाहता हूं। आए नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। 4 जून के बाद हम आप फिर मिलेंगे, हम आपको बधाई देंगे और हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं हम हारे, कहीं भी जीते, हम कहीं यहां कहीं भी हार सकते हैं, लेकिन कहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन अंत में हमारी जो सरकार बनेगी वो दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी। इसके इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये थे मेरे साथ मार्कंडेय मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत साफ गोई से न केवल कांग्रेस का पक्ष रखा, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखा मीडिया के सामने, बल्कि जो है इन्होंने तमाम बड़े आरोप भी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। अब ये चुनावी माहौल चल रहा है, गहमा गहमी होती है नेताओं में, गर्मा गर्मी होती है नेताओं में। देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर केंद्र में रिपीट करेगी या राहुल गांधी की ताजपोशी कुछ दिनों बाद होगी, यानी कि 4 जून के कुछ दिनों बाद होगी। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए। चलिए, आपको धन्यवाद।